दाना, एक ऐसा नाम जिसको कतर ने दिया, अरब का देश। और ये दाना कैसे आया यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यह एक चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ है और वहाँ से ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, दो जो राज्य हमारे हैं, उनके तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है और आशंका इस बात की है कि तटीय इलाकों के जो ज़िले हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के, उन ज़िलों पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। एहतियातन जो बंदोबस्त होते हैं उन पर सरकार और सरकार की एजेंसियाँ लगातार काम कर रही हैं। इससे पहले कि जान माल का नुकसान हो, हालात को नियंत्रण में ले लिया जाए, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी, तूफ़ान बहुत तेज़ होगा, बारिश बहुत तेज़ होगी और उस तूफ़ान बारिश का असर भारत के 7 राज्यों पर पड़ेगा। नीचे जो छत्तीसगढ़ के तटीय इलाके हैं उन पर भी और बाकी दूसरे राज्यों पर भी। इसलिए 7 राज्यों पर असर पड़ने के लिहाज से या इस हिसाब से सरकार ने बड़ा इंतज़ाम किया है। और यह इंतज़ाम इसलिए है कि माल का नुकसान भले ही हो जाए लेकिन जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को, ये दाना तूफान की तस्वीर है जो लगातार अब हमें मिल रही है, आप देख भी रहे होंगे। और ये आधी रात के आसपास तटीय इलाकों को टच करेगा। 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार के साथ चल रहा है। और जो ज़िले हैं उन ज़िलों में आप ये मान कर चलिए कि ये लाइव ट्रैकिंग है। लाइव ट्रैकिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको बता पाएँ कि यह जो तूफ़ान चल रहा है वो पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ चल रहा है। ये बंगाल की खाड़ी है और ये जो नीचे लाइनें आप देख रहे हैं ये इसका रूट है। और इसके ज़रिए आप देख रहे हैं कि ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता जा रहा है। और उत्तर पश्चिम का मतलब ये है कि उड़ीसा और बंगाल, इन दोनों राज्यों की तरफ ये जो आप देख रहे हैं तूफान जाता हुआ, ये वही हिस्सा तटीय इलाका है जो उड़ीसा का है और जो पश्चिम बंगाल का है। तो उड़ीसा के लगभग 14 ज़िले और पश्चिम बंगाल के 7 ज़िले, इन ज़िलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और वहाँ भारी भरकम इंतज़ाम है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल एजेंसीज़ यह सब लगाई गई हैं। फायर ब्रिगेड तक को वहाँ लगाया गया है ताकि नुकसान जान का ना हो। और जैसे जैसे यह तूफ़ान या चक्रवात तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरकार लगातार अपने बंदोबस्त को मजबूत करती चली जा रही है। अगर मैं ग्राफिक्स से दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये आप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये बंगाल की खाड़ी। तो यह जो, चूंकि ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, जो उड़ीसा के ज़िले हैं पुरी, खुर्दा, गंजम, जगतसिंहपुर और भद्रक, भद्रक में सबसे ज़्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और जो पश्चिम बंगाल के ज़िले हैं उन ज़िलों में जैसे 24 परगना आप देख रहे होंगे जहाँ ये ब्लिंक कर रहा है, तो 24 परगना, मिदनापुर, ये पूरा वही इलाका है। तो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर, इस इलाके में इस तूफान के जाने और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की आशंका है, लिहाजा इसकी बड़ी तैयारी है। और हम आपको ग्राफिकली दिखाते हैं कि तैयारी कहाँ कहाँ कितनी कितनी की गई है, किन किन राज्यों में कैसी है, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि सरकार ने वहाँ बड़े पैमाने पर जो तैयारियाँ की हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या क्विक रिस्पांस टीम जो क्यूआरटी की है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो यह आप देखिए, उड़ीसा में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और यह जो लगभग 3,000 गाँवों से 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट करके और शिविरों में ले जा करके वहाँ रखा गया है। पर्यटकों, तीर्थयात्रियों से पुरी नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। तो जितने भी होटल्स हैं पुरी के, उनको बंद रखा गया है। जो टूरिस्ट वहाँ पहले से बुक कराए हुए थे उनकी बुकिंग कैंसिल की गई है। पुरी के मंदिर को, कोणार्क के मंदिर को बंद किया गया है ताकि एहतियातन यह सब कुछ पहले से ही दुरुस्त रखा जाए। मछुआरों को समुद्र तट पर नहीं जाने की सलाह दी गई है और लगातार इस बात के अनाउंसमेंट हो रहे हैं। 25 अक्टूबर तक उड़ीसा में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।
सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। हालात नाजुक हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको कोई ना कोई काम दिया जाएगा और आपकी जिम्मेदारी अभी ज़रूरी है, इसलिए आप छुट्टी पर नहीं जाएंगे। और भारतीय जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि तटीय इलाकों में अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए, अनहोनी से या फिर तबाही को रोकने के लिए एनडीआरएफ का इस्तेमाल, कोस्ट गार्ड का इस्तेमाल किया जा सके। उड़ीसा में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात की गई हैं और इन दोनों राज्यों में, चूंकि इन्हीं दोनों राज्यों पर नुकसान की आशंका है, 5 राज्यों में, इसके अलावा 3 और राज्यों में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 56 टीमें कुल मिलाकर के तैनात की गई हैं। तो ये जो टोटल आंकड़ा है ये बताता है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये 2 मुख्य तौर पर, और बाकी जो 3 राज्य हैं उन 3 राज्यों में तैनाती प्रशासनिक स्तर पर पूरी की गई है ताकि लोगों को नुकसान ना हो। और अब ये एनडीआरएफ की जो डीआईजी हैं, इनका बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, पहले आप सुनिए इसको। बिल्कुल, ये साइक्लोन जो कल साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ था, आज सवेरे ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और जो कोस्ट है उसके नज़दीक पहुंच रहा है। तकरीबन 230 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है पुरी से, और ये तकरीबन आज रात में, मिडनाइट में और कल सवेरे के बीच में लैंडफॉल होने की संभावना है। जो स्पीड है उसकी तकरीबन 110 से लेकर के 120 रहेगी लैंडफॉल के समय में। वर्तमान में जो स्पीड है वो तकरीबन कोस्टल एरियाज़ में विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर बताई जा रही है। क्लाउडी कंडीशंस हैं, मॉडरेट रेनफॉल्स हो रहे हैं, और इसके बाद जब लैंडफॉल के तकरीबन सवेरे होगा उसके बाद तकरीबन शाम तक, कल शाम तक इसके फिर दोबारा साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने की संभावना है और परसों 26 तारीख को ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो कल एक पीरियड रहेगा, कल अर्ली मिडनाइट से लेकर के तकरीबन शाम तक का, वो एक क्रूशियल पीरियड है जिसमें लैंडफॉल होगा और फिर आगे बारिश होगी, और जो हमारी जो तैयारी है उसका एक चैलेंज है और उसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एफ की जो तैयारी है उसमें हमारी 56 टीमें यहाँ पर डिप्लॉयड हैं 4 स्टेट्स में, जैसा आप इस मैप पर देख रहे हैं। जो सबसे इम्पैक्टेड स्टेट्स होगा वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बताया जा रहा है। तो इसमें उड़ीसा में 20 टीमें हमारी हैं मौजूद और वेस्ट बंगाल में 17 टीमें। इसके अलावा लैंडफॉल का जो पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट होता है, इंटीरियर एरियाज़ में बारिश होती है, इनंडेशन होता है और उसमें कई बार सिचुएशन ख़राब होती है, तो उसको देखते हुए भी हमने झारखंड में 9 टीमें लगाई हैं, आंध्र प्रदेश में 9 टीमें हैं और छत्तीसगढ़ में भी एक टीम रखी गई है। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हैं और रैनिक उस इलाके में हैं जिस इलाके में तूफान के आने की आशंका है, जहां बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किए गए हैं, दीघा में हैं। रैनिक, अभी जो स्थितियां हैं वहां जो आप देख रहे हैं वो कैसी हैं, और तूफान के उन इलाकों में पहुंचने के लिए जो समय बताया जा रहा है वो कौन सा समय होगा? एकदम ही सर, देखिए मैं पूर्व मेदिनीपुर में दीघा में हूँ अभी। इस वक्त जो तेज़ हवाएं जो है वो चलने लगा है, जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा गया था कि आज शाम होने के बाद ही तेज़ हवाएं जो है वो चलने लगेगा और उसके साथ साथ ही जो ऊंची लहरें वो देखने को मिलेगा। लहरें का परिमाण उच्चता करीब 14 फीट तक हो सकता है, ऐसा भी आईएमडी की तरफ से कहा गया है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूँगा अभी फिलहाल जो दीघा का समुद्र तट है उसका जो तस्वीर, क्योंकि इस जगह पर वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से पूरा तैनाती किया गया है और उसके साथ साथ ही ग्रीन गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, उनका जो टीम उसको भी तैनात किया गया है। और इसके तरफ से वेस्ट बंगाल पुलिस और जो डीएमजी है उनके तरफ से पूरा मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो समुद्र तट है उस जगह पर किसी भी तरीके का जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट ना आ पाए, और पुलिस की तरफ से पूरा पेट्रोलिंग किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही देखा जा रहा है
है कि किसी भी तरीके से जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट ना आए, क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे थे कि कब तक इसका लैंडफॉल हो सकता है। जैसे कि आईएमडी के तरफ से कहा जा रहा है कि रात को 11 बजे से लेकर रात को 2 बजे के अंदर ही इसका जो लैंडफॉल का एक संभावना है। लैंडफॉल हो सकता है उड़ीसा में धामरा और उसके साथ साथ ही धामरा का एरिया का जो कोस्टल साइड है उस जगह में लैंडफॉल करने का संभावना है ये सीवियर साइक्लोन का। और इसका साथ साथ ही जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जितना टाइम सामने आएगा उतना ही जो तेज लहरें वो देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है वेस्ट बंगाल का, वो है पूर्व मेदिनीपुर। जिस जगह में मैं खड़ा हूँ उस जगह में ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जिस जगह में लैंडफॉल होने वाला है उस जगह से करीब 110 किलोमीटर का दूरी है दीघा का, जिस दीघा में इसके पहले भी बहुत सारे साइक्लोन का इम्पैक्ट हो चुका है। और आज भी जो इम्पैक्ट होने वाला है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये दीघा में ही होने वाला है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा गया है। क्योंकि आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो साइक्लोन तैयार हुआ है, ये साइक्लोन का जो रेडियस तैयार हुआ है ये रेडियस बहुत बड़ा है, और ये रेडियस के वजह से ये साइक्लोन का जो लैंडफॉल का प्रोसीड्योर ये लंबा चलने वाला है। रात को 11 बजे से लेकर चालू होकर सुबह तक इसका लैंडफॉल का प्रोसीड्योर चलेगा। यानी इसका रेडियस जो है ये रेडियस इसका लैंडफॉल का प्रोसीड्योर से मालूम पड़ता है। और ये रेडियस को देखते हुए ही आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका जो ये इम्पैक्ट पूर्व मेदिनीपुर और साउथ 24 परगना का जो कोस्टल साइड है उस जगह में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। मैं एक बार आपको दिखाने का कोशिश करूँगा कि किस तरीके से अभी दीघा का समुद्र पर लहरें उठ रहे हैं। करीब जैसे कि कहा गया था कि 14 फीट के ऊपर लहरें उठ सकता है रात को 10 बजे के बाद से, यानी 11 बजे के आसपास जो लैंडफॉल का प्रोसीड्योर चालू होगा उसके ठीक पहले ही 10 बजे के बाद से ही जो लहरें वो 14 फीट के ऊपर तक जा सकता है। 9 फीट से लेकर 14 फीट तक इसका लहरें उठ सकता है। और उसके साथ साथ तेज हवाएं, भारी बरसात हो सकता है पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर ये सब इलाका में। और इसको देखते हुए जो प्रशासनिक तत्परता वो देखने को मिल रहा है। जो पुलिस है, पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग किया जा रहा है, बाइक पेट्रोलिंग किया जा रहा है। लौटता पुलिस का जो गार्ड है उनके तरफ से रानिक ये कह रहे हैं कि रात में 11 बजे के बाद से उसके तटीय इलाके को टच करने के बारे में कहा जा रहा है। और जो पूर्वी मिदनापुर का ये दीघा इलाका है जहां रानिक अभी खड़े हैं। हमारे साथ नवीन कुमार भटनागर हैं, आप पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो दाना है इसकी जो ताकत अभी है और जिस रफ्तार से ये बढ़ता हुआ आ रहा है उड़ीसा और बंगाल की तरफ, नुकसान की क्या आशंका हो सकती है और जो बंदोबस्त सरकार की तरफ से हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नुकसान तो हो सकता था बहुत ज्यादा, लेकिन राज्य सरकारों ने वेल इन टाइम, क्योंकि 2 दिन पहले हमें पता लग गया था कि इस टाइप का तूफान व प्रेशर बिल्ड हो गया है और उसने 130 किलोमीटर की स्पीड पकड़ी हुई थी, जो T3 कैटर में आता है और काफी डेंजरस माना जाता है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए राज्य सरकारों ने, दोनों ने, उड़ीसा ने भी, बंगाल ने भी, दोनों ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी, कोस्ट गार्ड, सभी फोर्सेस को और होम गार्ड्स और इवन देन आपके फायर ब्रिगेड सभी को तैनात किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर 288 टीमें तैयार हैं और पूरी तैयारी है। लोगों को खाली करा दिया गया है कोस्टल एरिया, खास तौर से जो रेड जोन एरिया है वहां से खाली करा के और सेफ प्लेस पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये एक पॉजिटिव रिस्पांस दोनों राज्य सरकारों की तरफ से किया गया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी अपना कंट्रोल रूम बनाया है 24/7, वेस्ट बंगाल ने भी बनाया है। दोनों चीफ मिनिस्टर बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मिनट टू मिनट की खबर। साथ ही दिल्ली हेडक्वार्टर्स के अंदर भी जो हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम है वहां से भी बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। और ख़ास तौर से हमारे पीएमओ और अमित शाह जी ये भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बराबर जो है इसके ऊपर डायरेक्टिव्स आ रही हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पूरी तैयारी, पहले भी, इससे पहले भी आए हैं तूफान और इससे सीवियर आए हैं। तो अभी लोगों को इतना जागरूक कर दिया गया है, इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है
और इतना ज़्यादा कैंप का अरेंजमेंट है, और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई जान की कोई नुकसान होगा। माल का तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जिस तेजी से, यानी कि अभी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जी इसका मतलब ये हुआ कि जहां ये लैंडफॉल होगा उस एरिया में बिल्कुल जैसे तलवार से आप घास काटते हैं, बिल्कुल तलवार की स्पीड से आएगा ये, और उस एरिया में काफी डैमेज कर देगा फसल को। रेल जो अपना पुल हैं, जो आपके खंभे हैं, बिजली है, रोड है, और जो झोपड़ियाँ हैं, और जो कच्चे मकान है, और जो फसलें हैं, पैडीज है, ये सब बिल्कुल तबाह हो जाएगी। यानी आप और ये इसके कह रहे साथ ही हैं कि जो कल सुबह जब हिंदुस्तान जागेगा तो पश्चिम बंगाल उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं, जिन जिलों से तूफान ये गुजर रहा है, वहां बड़े पैमाने पर हमको माल का नुकसान दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इतना ये अच्छा अरेंजमेंट भटनागर किया साहब, है। ये क्रिएट क्यों होता है? मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं आपसे। जैसे ये अंडमान सी के ऊपर क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट कैसे होता है और जिधर मूव करता है कैसे मूव करता है, किन वजहों से उधर मूव करता है, जिधर मूव करता है वो दिखता है ये? देखिए, जब ये गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं और ठंडी हवा से मिक्स होती है, जाके टकराती हैं, मिलती हैं, तो एक चक्रवात बनता है। जैसे आपने मिक्सी में देखा होगा, मिक्सी में जब पानी या कोई लिक्विड चलाते हैं जी तो चारों तरफ प्रेशर होता है, बीच पे एक आई होती है, वहां जीरो इंटेंसिटी होती है, वहां कोई प्रेशर नहीं होता। सेम यहाँ भी वो चक्रवाती तूफान में शामिल हो जाता है। यानी कि जो चारों तरफ जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन के अंदर ये मूव करता है, तो उससे जो है इसकी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, नेचुरली बीच में ऑब्स्टिकल नहीं होते हैं, जी तो जब आता है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, और इसकी स्पीड बढ़ने से, और जब ये लैंडफॉल होता है, यानी कि आपकी जो आई है इसकी, वो जब टकराती है तो उस टाइम में बहुत ज्यादा डैमेज होता है, और उसके बाद जो उसका रिपरकशन रह जाता है वही कि यानी तेज हवाएं हैं, लहरें हैं समुद्र की, वो आ जाती है। 20 फीट तक लहरें हमने देखी हैं, वो आती हैं और वो पूरे एरिया में पानी पानी भर देती हैं, और अपने साथ बहा के भी ले जाती हैं। तो ये सारी चीजों के रिपरकशन है। बाकी जो है आपके 1 महीना, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, जैसा उसका वो साइक्लोन का इफेक्ट होता है, उस हिसाब से जो है बारिश और ये इसके जो साइड इफेक्ट है वो चलते रहते हैं। जी लेकिन ये स्क्रीन पर ये हमारे बहुत दर्शक जो अच्छी देख रहे पहल हैं, है। ये लाइव मूवमेंट है और आप देख रहे हैं, ये हम ट्रैक कर रहे हैं। और यह जो चक्रवात है जिसको हम दाना कह रहे हैं, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मैं भटनागर साहब के पास आऊँगा और अनिक दत्ता जो हमारे ग्राउंड पे हैं दीघा में, उनके पास भी चलूँगा। अभी भटनागर साहब ने एक जिक्र किया कि रेड जोन घोषित किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जोन जो होते हैं चक्रवात के लिहाज से, वो कैसे तय किए जाते हैं और वो कहां कहां होते हैं। तो ये मैं आपको साइक्लोन और इनके जो जोन होते हैं, तो आप देखेंगे एक होता है येलो जोन। येलो जोन का मतलब यह है कि यहां कोई भी दिक्कत नहीं। ग्रीन जोन, जिसको आप पहले ग्रीन जोन कहते हैं, तो मैं आपको, आप ये ग्रीन जोन हुआ, यहां कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है येलो जोन। येलो जोन में कहा यह जाता है कि यहां बारिश होगी, लेकिन मध्यम दर्जे की होगी, हवाएं चलेंगी, हल्की हवाएं चलेंगी, हल्की तेज हवाएं चलेंगी। येलो जोन है, बहुत खतरा नहीं है, लेकिन बाहर निकले तो छाता लेकर के निकले, एहतियात बरतें। तेज पानी भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन माल का, जान का कोई नुकसान आपको नहीं है। इसके बाद आता है आपके पास ऑरेंज जोन। और ऑरेंज जोन जो है वो 115 मीटर से लेकर के 204.4 मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर आपको बोल रहा हूं, 24 घंटे में अगर 115 मिलीमीटर से लेकर के 204.4 मिलीमीटर तक जहां बारिश होती है, वो आपके लिए होता है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ बारिश होती है। लोकली वहाँ जो नदी है, नाले हैं, उनमें पानी
भरा हुआ आएगा, वहाँ अचानक पानी आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, इस तरह के हालात बन सकते हैं, आपके लिए ख़तरा हो सकता है। तो ऑरेंज जोन जो है वो आपके लिए वहाँ जो यातायात है, बिजली की सप्लाई है या फिर लैंडस्लाइड है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एहतियातन अगर आप ऑरेंज जोन में हैं तो आपको यह जानना है कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। और इसके बाद जो आता है वो है रेड जोन, जिसका जिक्र अभी भटनागर साहब कर रहे थे। तो रेड जोन में क्या होता है कि यह जो देख रहे हैं 204.5 मिलीमीटर इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 204.5 मिलीमीटर से ज़्यादा जब बारिश होती है तो उसको आप कहते हैं कि ये रेड जोन है और तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें जान माल का नुकसान बड़े पैमाने पर होने की आशंका होती है। और यह चक्रवात जिन इलाकों से गुजरता है वो सारे के सारे रेड जोन में आते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है, 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और बारिश बहुत तेज़ होगी। तो 100 आप यहाँ देख लीजिए कि 204.5 मिलीमीटर से कहीं ज़्यादा 24 घंटे में अगर इतनी बारिश होती है तो उसको आप रेड जोन में रखते हैं। इसी का जिक्र अभी कर रहे थे भटनागर साहब। तो मैं अब जो ग्राउंड पे स्थिति है उस ग्राउंड की स्थिति को आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको रानी के पास लेकर चलना चाहता हूँ। रानी, पूरे पश्चिम बंगाल में स्कूलों को, कॉलेजों को, दफ्तरों को बंद किया, पूरे पश्चिम बंगाल मतलब ये जो 2 ज़िले जो तटीय इलाके हैं, जो तटीय ज़िले हैं, उनके लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ बंदोबस्त है वो क्या है? एकदम ही देखिए सर, ये पूरा दाना तूफान को लेकर प्रशासनिक तरफ से पूरा तत्परता लिया गया है। जो 9 जिला इफेक्टेड हो सकता है, जिसमें पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और उसके साथ ही झारग्राम, ये सब जिला में जो स्कूल्स है, जो कॉलेज है, जो सरकारी ऑफिस है, उनको छुट्टी दे दिया गया है 26 तारीख तक। और उसके साथ ही जो एनडीआरएफ का टीम, एसडीआरएफ का टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप का टीम को तैनात किया गया है। जो भी रेड जोन और ऑरेंज जोन में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस जगह पर, यानी मैं जिस जगह में खड़ा हूँ पूर्व मेदिनीपुर, उस जगह में भी रेड जोन है। और इस जगह में नेशनल एनडीआरएफ का टीम, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम, उनको तैनात किया गया है। और उसके साथ ही जो पुलिस फोर्स, उनको भी तैनात किया गया है। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दीघा में जिस तरीके से आज सुबह से दिखा जा रहा था कि जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट बार बार से समुद्र तट में आने का कोशिश कर रहे थे, उसको देखते हुए वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से भी अभी पुलिस पोस्टिंग किया गया है। पुलिस का जो टीम उनको रखा गया है कि किसी भी तरीके से जो टूरिस्ट है वो किसी भी तरीके से समुद्र तट पर ना आ पाए, इसका बंदोबस्त किया गया है। और उसके साथ ही ग्रीन गार्ड को भी मौजूद रखा गया है। एक बार मैं बात करने का कोशिश करूंगा। ये जो सुबह से दिखा जा रहा था कि जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट बार बार से समुद्र तट में आने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास तो लेकिन हम नहीं आने दे रहा है। आप लोगों के पास तो एक मुश्किल सामने हो रहा है, क्योंकि मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो पर्यटक बार बार आना जा रहा है उसको बाहर भेज देते हैं। बाहर भेज देते हैं। हाँ हाँ। तो मैं एक सवाल करूंगा आपसे। इस जगह में बहुत सारे होटल्स हैं जिस जगह में टूरिस्ट आता है, रात में भी आता है, सुबह में भी आता है। तो ये होटल्स को किस तरीके से बुकिंग रोकने का कोशिश आप लोगों की तरफ से किया गया है? बोल दिया गया है, कल बोल दिया गया है जो कोई बुकिंग नहीं लेगा और जो पर्यटक है उसको निकाल दो और चेकआउट कर देने से बोला है। तो चेकआउट भी कर दिया है, रूम खाली भी हो गया है। रानिक, तो रानिक मैं आपके पास लौटता हूँ अभी।